हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस कुछ लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने यूकैरियोटिक सेल साइकिल में होने वाले जो मेजर इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जिट टू माइटोसिस की बात की कि किस तरीके से सेल्स पूरा माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करके क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के बाद माइटोटिक फेज से बाहर निकल आती हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया। ठीक है, अब सेल डिवीजन में एक चीज और बचता है जो कि होता है साइटोकाइनेसिस। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा साइटोकाइनेसिस के बारे में, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी सेल डिवीजन में वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। साइटोकाइनेसिस से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं। साइटोकाइनेसिस से अभी तक क्वेश्चन नहीं आएंगे हैं। तो अगर साइटोकाइनेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको अप्लाई करके किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर साइटोकाइनेसिस से डिजाइन करेगा एग्जामिनर तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस है क्या? सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जब सेल्स माइटोटिक फेज में होती हैं तो वहां पे दो काम होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब सेल्स माइटोटिक फेज में होती हैं तो उनके क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि एस फेज के दौरान जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स बने थे तो एक सिस्टर क्रोमैटिड एक पोल की तरफ चला जाएगा और उसी का दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। अब क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि जो जो रिमॉडलिंग हुई थी सेल्स में, जब सेल्स माइटोसिस में एंटर कर रही थी उस समय पे वो सारी रिमॉडलिंग जो होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे और माइटोटिक स्पिंडल जो होंगे वो डिसअसेंबल हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद अब ये जरूरी है कि दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएं और सेल डिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इस पूरे डिवीजन प्रोसेस को जिसमें दोनों डॉटर सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इट इज द प्रोसेस that creates two daughter cells. ठीक है, इट इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स टू डॉटर सेल। पहली चीज। दूसरी बात, काम यहां पे क्या होगा? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड organelles between two daughter cells. ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली प्रोसेस है जिससे दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। मैंने आपको बताया क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो चुका है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है। अब दोनों सेल्स पिंच ऑफ होकर के दो डॉटर सेल बना लेंगी और जब दो डॉटर सेल बन रही होंगी तो जो भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होंगे इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेल्स वो सेपरेट होंगे और वो डिवाइड हो जाएंगे, दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे जो मेजर प्रोसेस होती हैं वो होती है किसके दौरान? साइटोकाइनेसिस के दौरान। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। दिस प्रोसेस इज brought about by the formation of contractile रिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। जब ये प्रोसेस शुरू होती है तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो टर्म है ये आपको याद रखना है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज बस ब्रीफ में आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट है
जब अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग मिलेंगे और ये सारी चीजें रिपीट होंगी तो वहां पे मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपका अभी एग्जाम पास में है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको लेकर के नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो होती है ये बनी किन चीजों की होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो चीजें मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ actin and its मोटर प्रोटीन। अगर आपने साइटोस्केलेटन वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा एक्टिन के साथ में मोटर प्रोटीन कौन सी होती है, मायोसिन होती है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन होती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग contracts in a similar manner to the muscle contraction during the cytokinesis, during the cytokinesis। ठीक है, और क्या होगा यहां पे, दिस कॉन्ट्रैक्शन pulling the plasma membrane inward and eventually closing the connection between two daughter cells। ठीक है, दोनों डॉटर सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग में एक्टिन और मोटर प्रोटीन मायोसिन होती है। ठीक है, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन्स होंगी सेल्स की वो अंदर की तरफ पुल होंगी, और जैसे ही वो अंदर की तरफ पुल होंगी तो क्या होगा, इनके बीच का कनेक्शन टूट जाएगा और दोनों ही डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात रही किस तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होगा और साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के दौरान मैंने बताया कि जो साइटोसोलिक कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, वो दोनों डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यूरिंग द cytokinesis each daughter cell receives approximately equal amount of cytoplasmic content and exactly half of the किसका, जेनेटिक कंटेंट। ठीक है, जब साइटोकाइनेसिस होने लगेगा तो दोनों ही डॉटर सेल्स में अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट किसका जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का जाएगा। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दोनों सेल्स में डिवाइड होंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, लेकिन जो जेनेटिक कंटेंट गया हुआ है ये कहां पे गया हुआ है, कैरियोकाइनेसिस के दौरान गया हुआ है। ये क्या होगा, ये एग्जैक्टली इक्वल गया होगा। ठीक है, जितना एक डॉटर सेल में से क्रोमेटिड गया होगा उतना ही सेम अमाउंट में क्रोमेटिड दूसरे डॉटर सेल में भी गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग बात करें एनिमल सेल्स की। ठीक है, इन एनिमल सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल सेल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है ड्यूरिंग द एनाफेज। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग
forms during the anaphase and placed in the middle of the anaphase स्पिंडल। ठीक है, एनाफेज स्पिंडल के बिल्कुल बीचों बीच किसका फॉर्मेशन होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। और कब होता है? एनाफेज के दौरान होता है। ठीक है, तो ये फेजेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कहां पे प्लेस होता है? इन द मिडिल ऑफ एनाफेज स्पिंडल। ठीक है, पहला पॉइंट एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, दिस प्लेसमेंट ensures that each daughter cells receives equal amount of genetic material ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल्स रिसीव करें। ये जो प्रोसेस है इनके मिडिल में प्लेसमेंट की, ये प्लेसमेंट ये डिसाइड करेगी कि ये दोनों ही सेल्स जो बन रही हैं, डॉटर सेल्स बन रही हैं, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल जाएगा वो इक्वल अमाउंट में जाएगा। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो माइटोटिक डिवीजन के साथ में हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है। मींस कि जब तक पूरा माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब जब तक कि एम फेज कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, ये किस तरीके से रेगुलेट होता है इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कुछ रिसर्चर्स ऐसा बताते हैं कि जो माइटोटिक स्पिंडल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल के कॉर्टेक्स रीजन से जा करके इंटरेक्ट करता है, और वहां पे एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म चलता है जिसके थ्रू सेल्स ये सेंस कर पाती हैं कि अभी माइटोटिक डिवीजन पूरा हो चुका है या नहीं, मतलब एम फेज पूरा हुआ है या नहीं। जैसे ही कॉर्टेक्स को एक सिग्नल मिलता है कि अब एम फेज पूरा होने वाला है, मतलब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन पूरा होने वाला है, वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से नोन नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि अपोजिट स्पिंडल पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, वो कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करते रहते हैं, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल साइटोकाइनेसिस को तब तक इनहिबिट करके रखते हैं जब तक कि जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो अपोजिट स्पिंडल तक ना पहुंच जाएं। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है साइटोकाइनेसिस इंड्यूस करने वाला, वो क्या है? ए मेजर signal for induction of cytokinesis is the inactivation of mitotic cyclin CDK कॉम्प्लेक्स। ठीक है, माइटोटिक सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जैसे ही इनएक्टिवेट होते हैं वैसे ही सेल्स सेंस करती हैं कि अब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कंप्लीट हो चुका है, सेल्स एम फेज से बाहर आ चुकी हैं, और उसी समय पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल जो साइटोकाइनेसिस को इंड्यूस करता है वो होता है इनएक्टिवेशन ऑफ माइटोटिक सीडीके। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ सेल्स ऐसी बनाई जाएं जिनमें ये जो साइक्लिन बी वाला पोर्शन होता है सीडीके का, ये स्टेबल रहे, ये यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन के लिए ना जाए, तो क्या होगा? जो माइटोटिक सीडीकेज हैं लगातार एक्टिवेटेड रहते हैं, और ऐसी सेल्स जो होती हैं
वो उनमें एनाफेज तो पूरा हो जाएगा, एनाफेज तक सेल्स प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन एनाफेज के बाद साइटोकाइनेसिस में सेल्स एंटर नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइटोटिक साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स है वो इनएक्टिवेट होता ही नहीं है, तो सेल्स को सिग्नल ही नहीं मिलता है कि एनाफेज पूरा हो चुका है और अब आप साइटोकाइनेसिस के लिए जाइए। ठीक है, तो ये कुछ साइटोकाइनेसिस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे बतानी थी। ठीक है, और इसके साथ ही जितना मुझे आपको सेल डिवीजन में बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। जितनी चीजें आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी थी वो सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है अगर आप ईमानदारी के साथ उतना पढ़ करके जाएंगे और कोई एक टेक्स्ट बुक थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो आपके एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा, भले हुए एक्सपेरिमेंटल कोई सवाल पूछा जाए, आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद एग्जाम में जाइए। कोई एक टेक्स्ट बुक आप लोग फॉलो कर लीजिए। पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतना पोर्शन थोड़ा थोड़ा आप वहां से रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।